25.20 हुई, 1921 में 25.13 हुई, 1931 में 27.89% हुई और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये 1951 में 36.10 के स्थान पर पहुंच गई और धीरे धीरे 1961, 71, 81, 91, 2001 में 102.7 करोड़ पहुंच गई और 2011 में 121.05% होगी करोड़ में। तो जो अगर हम पॉपुलेशन का डाटा देखें, उसको अगर थोड़ा अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि स्थिर जनसंख्या अवधि 1901 से 1921 के बीच रही और धीमी गति से जो जनसंख्या बढ़ी है अवधि वो 1921 से 1951 का कार्यकाल है। तीव्र गति से बढ़ने वाली जनसंख्या का कार्यकाल 1951 से 1981 है और फिर थोड़ा डाउन हुई लेकिन पैरेलल रूप में चली, वो 1981 से 2011 तक है। तो इन सब जो जनसंख्या बढ़ी है उसमें बाल विवाह, अशिक्षा, विवाह अनिवार्यता, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और जनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रव्रजन, जीवन स्तर आदि कारण प्रमुखता से रहे हैं। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, वहां संयुक्त परिवार की प्रणाली है। पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग बात कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत चेंज हुए, एकल परिवार में भी हुए काफी अधिकांश क्षेत्रों में। तो यहां मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि जो माल्थस है उसने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या संबंधी विचार प्रस्तुत किया और बताया कि जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय आकार से बढ़ती है, 2, 4, 6, 8, 16, 32 आदि क्रम में बढ़ती है, लेकिन उसके सापेक्ष जो हमारी खाद्यान्न आपूर्ति है जिसे किसान उपजाता है कृषि के माध्यम से, वह अंकगणितीय प्रकार से बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिएगा यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी ज्यामितीय आकार से बहुत तेजी से और खाद्यान्न आपूर्ति अंकगणित प्रकार से 1, 2, 3 क्रम में है, तो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो माल्थस कहता है कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया या जो साधन है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ना किया गया तो आने वाले 25 सालों में पॉपुलेशन दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकताएं भी बढ़ती है और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है, लेकिन खेती बाड़ी तो हमारी उतनी ही है, जमीन तो उतनी ही है। जमीन तो चाहे आप पहले 10 थे वे खा रहे थे, अब 100 हो गए, तो जमीन तो नहीं बढ़ी, जमीन का बल्कि डिवाइडेशन और हो जाता है। तो जहां संयुक्त परिवार है वह एक ही ट्रैक्टर से, एक ही सामान से जो कृषि के उपकरण है, एक ही रसोई में बना भोजन करता है, तो कहीं ना कहीं डिवाइडेशन से बचता है। और परिवार डिवाइड हो गया तो सारे साधन अलग अलग चाहिए। तो इस तरीके से भी जो ग्रामीण सामूहिक विकास की जो दशा है, दिशा है, उसको हम एक इशारा कर सकते हैं कैसे हमें ग्रामीण सामूहिक विकास को बढ़ावा देना। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा और संयुक्त परिवार की जो परंपरा रही है उसको बढ़ावा देना होगा, क्योंकि उसके जरिए ही हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें संरक्षण प्राप्त होता है, उनके द्वारा हम परंपराएं सीखते हैं, उनके द्वारा उनका ज्ञान जो प्रैक्टिकल का है वो हम सीखते हैं। तो आज विकासशील देशों के सामने मुख्य समस्या केवल उत्पादन बढ़ाने या आर्थिक विकास की नहीं है, अपितु यह देखने की है कि उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न वर्गों में न्यायोचित तरीके से वितरण हुआ या नहीं। विकास कार्यक्रम जो चलते हैं उसका लाभ सिर्फ कुछ गिने चुने शक्ति संपन्न लोगों को ना मिले, सामान्य जन की गरीबी कम हो और लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। तो कृषि के क्षेत्र में चल रहे कार्यों का मूल्यांकन करने और वास्तविक स्थिति से परिचित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम ग्रामीण कृषि संरचना को समझें और यह जानने का प्रयत्न करें कि ग्रामीण भारत में कृषि संबंध किस प्रकार के हैं और ये किस रूप में पाए जाते हैं। भूमि व्यवस्था क्या है, बड़े बड़े जमींदार एवं भूस्वामियां, छोटे भूस्वामियां, किराए पर भूमि जोतने वाले, साझेदारी में खेती करने वाले, भूमिहीन श्रमिकों के रूप में काम करने वाले का अनुपात क्या है और किस प्रकार के इनके सामाजिक संबंध क्रिएट होते हैं, कैसे अंतःक्रिया होती है और कैसे ग्रुप बनकर ये व्यवस्था के रूप में कायम होते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण सामाजिक उसके आधार पर बनते हैं। तो समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचनाएं, विश्वास, कला,
सब मोड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन पर टिकी हुई है। अतः भूमि का स्वरूप व उत्पादन प्रणाली का प्रकार मनुष्य के समाज आवश्यकता, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, कार्य शक्ति, सामाजिक संबंध, क्रियाएं आदि को ग्रामीण सामाजिक संदर्भ में व्यक्त करता है। ग्रामीण समाज पुनः संयुक्त परिवार की ओर अग्रसर हो, क्योंकि संयुक्तता में जो शक्ति है वह एकल में नहीं है, वह कहीं नहीं। वर्तमान में आपने देखा होगा कोविड-19 जो महामारी के दौरान ग्रामीण समाज, संयुक्त परिवार, पर्यावरण की ओर लौटे। तो अतः ग्रामीण सामाजिक विकास तभी पूर्ण होगा जब एक अच्छी दिशा व दशा के साथ जब हम सतत विकास, जल प्रबंधन, कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण, सही प्रौद्योगिकी को अपनाकर और अच्छे शिक्षित व अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी जानकारी को अपनाकर जागरूक हो और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। तभी ग्रामीण समाज पुनर्निर्माण, राष्ट्र निर्माण, स्वदेशी उत्पाद, गांधी दर्शन हुआ है, सफल होगा। मैं पुनः किसान दिवस की शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं और इसी आशा के साथ सभी लोग अपने जीवन में ग्रामीण सामाजिक विकास की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि भारत का अन्न, भारत का घर, भारत का दिल गांवों में बसता है। मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, मेरा गांव मेरा किसान, मेरा स्वदेशी उत्पाद को चरितार्थ करना होगा। धन्यवाद सर। आज की परिचर्चा में आपने इतने महत्वपूर्ण हम लोगों को और जो भी हमारे श्रोतागण हैं उनको देने के लिए धन्यवाद सर। आज की परिचर्चा में हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी। तो अब मैं अलका शर्मा जी के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं वो आपके समक्ष रखता हूं। डॉक्टर अलका शर्मा वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर समाज शास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग के पद पर उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इनकी शिक्षा विभिन्न स्थानों गोरखपुर, कानपुर एवं पटना में हुई। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना बिहार से PhD की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता UGC नेट परीक्षा एवं B.Ed की डिग्री भी प्राप्त की है। इनके लगभग 5 शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रस्तुत हैं। लगभग 6 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। साथ ही 7 दिवसीय वर्कशॉप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से किया है। लगभग 8 वर्षों से शिक्षा कार्य की सेवाएं दे रही हैं एवं ये 3 बार IFTM विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज की सदस्य भी रही हैं। वर्तमान में आप IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के विभाग समाज शास्त्र एवं समाज कार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब मैं डॉक्टर अलका शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के किसान दिवस के रूप में अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर अलका शर्मा जी। धन्यवाद सर। आदरणीय कुलाधिपति महोदय, प्रति कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, हमारे साथी विषय विशेषज्ञ, समस्त निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं किसान भाई बहनों, आज मुझे इस वेबिनार में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं वेबिनार के आयोजकों के प्रति आभारी हूं एवं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज का विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि की समस्या एवं समाधान। इस संबंध में मैं डॉक्टर अलका शर्मा आपको अपने कुछ विचार साझा करूंगी जो किसानों की समस्याओं और उनके समाधान से संबंधित हैं।
जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल हमारे किसानों का है। हमारे देश में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। आज भी हमारे ज्यादातर किसान ईश्वरी कृपा पर ही निर्भर हैं। आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका निधन 1987 में हो गया था। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन एवं उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए विभिन्न नीतियों की शुरुआत की, जिसमें से जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 में उन्होंने पारित करवाया था। किसान के सुधार और उनके स्थिति को सुधारने के लिए काफी इन्होंने प्रयास किया और कृषि क्षेत्र में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने 2001 में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और तभी से हम सभी 23 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली शहर में इनका स्मारक स्थित है, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है और इसलिए हम सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं किसानों की समस्याओं के बारे में बात करूंगी और उनके समाधान की भी चर्चा करूंगी और सुझाव भी प्रस्तुत करूंगी। वर्तमान समय में हमारे देश में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे भारतीय किसानों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये पूरे भारत देश पर पड़ता है। हमारे देश की 70% जनसंख्या लगभग कृषि पर ही आधारित है। इसका प्रभाव जो है इसलिए पूरे देश पे पड़ना स्वाभाविक है। स्वतंत्र भारत से पहले भी और स्वतंत्र भारत के बाद भी अगर हम किसानों की दशा की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 19-20 का ही अंतर दिखाई देता है। कुछ किसान अच्छी स्थिति में भी हैं तो उनकी संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है और ज्यादातर किसानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिकरण, नगरीकरण और इन सभी चीजों के कारण जो कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है उसमें काफी गिरावट आई है। तो आज हम ये किसानों की समस्याएं बताएंगे कि आखिर ये कौन सी समस्याएं हैं जिसके वजह से किसानों को इतनी दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली समस्या उनकी है कम उत्पादकता, जिसके कई कारण हैं। लोग जो फर्टिलिटी है, ये कम उर्वरकता, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो औद्योगिकरण, नगरीकरण ये सब हो रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादातर खेती जो है कि जमीन है वो ले ली जाती है या उनसे खरीद ली जाती है। तो उससे क्या होता है कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां इसलिए उत्पन्न हो जाती हैं कि जब उनकी जमीन कम पड़ जाती है, उन्हें खेती के लिए जमीन कम हो जाती है, जिससे उनको समझ में नहीं आता कि अब इतनी छोटी जमीन पे खेती कैसे की जाए, और प्रति हेक्टेयर कृषि की उत्पादकता भी कम है। तो ये भी है रीजन।
और फिर मौसम जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से किसानों के पास खेती नहीं हो पाती। बेमौसम बरसात हो जाना, बारिश का ना होना या कभी सूखा पड़ जाना। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने टिड्डियों के आतंक को भी देखा था, जिसमें काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। तो कीट पतंगे हो गए, बाढ़ हो गए, इससे भी काफी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और जैसे ज्यादातर जो है किसान जो है जलवायु पर ही निर्भर रहते हैं, तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कम उत्पादन होते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। छोटे भूमि का आकार भी है, जैसा कि अभी हमने बताया कि औद्योगिक नगरीकरण के कारण काफी भूमि उनकी छीन ली जाती है, जिससे उनकी भूमि छोटी हो जाती है। उर्वरक का अनियंत्रित उपयोग भी किसानों को इस समस्या से सामना करना सिखाता है। क्या किया जाए? तो उपयुक्त फार्मिंग टेक्निक को अपनाना चाहिए, जिससे कि इन्हें प्रॉब्लम ना हो। मिट्टी का बंजर होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक वाटर शेड बाधित हो जाते हैं, जैसे कि हमारे साथी विशेषज्ञ ने अभी कहा था कि जो नदियां हैं, तालाब हैं, इससे जो सिंचाई होती है वो बहुत ही जरूरी होती है और इससे उनको काफी प्राकृतिक जल मिल जाता है। लेकिन जो सड़कों का निर्माण होता है, नहरों का निर्माण होता है और औद्योगिकरण की वजह से कल कारखाने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्राकृतिक नदी का जो साधन है, जो जल साधन है, वो उनसे बाधित हो जाता है और ये भी बहुत बड़ा कारण है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति। देखिए, कोई भी कार्य तभी अच्छा होता है जब हम उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो अनुपस्थिति भी किसानों को बहुत ही समस्या में डाल देती है, क्योंकि जब वो काम किसी को सुव्यवस्थित ढंग से, किसी भी खेती को, किसी भी कार्य को जो अपनी फसल से संबंधित है वो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी खेती या फसल अच्छी नहीं होती है और बाद में उनकी समस्या से उनको जूझना पड़ता है। दोषपूर्ण अभ्यास भी सब उनकी समस्या है। जैसे चूंकि उनके पास आय नहीं होती, वो गरीब होते हैं, तो शिक्षा उन्हें मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से अज्ञानतावश वो बार बार एक ही फसल को खेती में यूज करते हैं, एक ही फसल उपजाते हैं, और जिससे कि जो भूमि की उपजाऊपन है वो खत्म होती चली जाती है। तो दोषपूर्ण अभ्यास भी एक रीजन है। जैसे और भी चीजें हैं, धान है, जो उनके वेस्ट चीजें होती हैं खेत से संबंधित, उनको वो उसी भूमि में जला देते हैं, तो जिससे कि जो उपजाऊपन है भूमि की वो खत्म होती चली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके वजह से उन्हें कम उत्पादकता के समस्या से जूझना पड़ता है। ग्रामीण वित्त की समस्या भी उनके पास बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि अभी हमारे साथी विशेषज्ञ ने बताया था कि आर्थिक स्थिति भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि जल की है, सिंचाई ये सब है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही थी। उसके अलावा भी वित्त की समस्या भी उनको क्यों नहीं मिल पाती? वित्त भी बहुत जरूरी है, जिसके वजह से उनको आर्थिक सहायता मिल जाती है। तो उनके जो कहते हैं कि जो आगे जीवन जीने का एक आसरा नजर आता है उनको कि चलो हाँ, हम आगे अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो उसके लिए भी ग्रामीण वित्त की समस्या आखिर क्यों पैदा होती है? तो उसके भी कई कारण हैं। जैसे बैकग्राउंड इनकी है, अनुभूमि है, प्रलेखन की कमी है, लैक ऑफ बैंक ब्रांचेस भी है इनके सबसे बड़ी समस्या। तो अनुभूमि क्या है? अनुभूमि जो है वो एक पूर्वाग्रह है, धारणा है जो किसानों के प्रति बना ली जाती है कि भाई ये तो बहुत गरीब हैं, ये ऋण नहीं दे सकते, लौटा नहीं सकते, तो क्या जरूरत है इनको ज्यादा ऋण वगैरह देने की। तो ये चीज अनुभूमि में बता रही हूँ कि ये धारणा चली है, पूर्वाग्रह चली हुई है किसानों के प्रति, जिससे उनको लोन लेने में, चाहे ऋण प्राप्त करने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ में प्रलेखन की कमी है। जैसे अगर ये सारी तकलीफें गुजरी तो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, गारंटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे रीजन भी हैं जिसके वजह से किसानों को वित्त की समस्या खड़ी हो जाती है। बैंक ब्रांचेस की कमी है। वो कैसे कमी है? क्योंकि गांव से शहरों में इनको बैंक शाखाओं में जाना पड़ता है, बहुत इनकी जो व्यय हो जाती है, दूर दराज है। भाई
एटीएम है या बैंक शाखा है हर गांव में, हर क्षेत्र में खोलना संभव नहीं है। तो जिसकी वजह से इसका क्या होता है कि गांव से लोग शहरों में अपने ऋणों को लेने के लिए जाते हैं, तो उससे उनको आने जाने में बहुत खर्च होता है, तो ऋणों की लागत भी इनकी बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब उच्च तकनीकी मशीनीकरण का अभाव भी इनमें पाया जाता है। देखिए, जैसे हमारी जो खेती है वो परंपरागत तरीके से, ज्यादातर किसान जो है परंपरागत तरीके से खेती को करते हैं। तो हमें क्या उसमें उच्च तकनीकी और मशीनीकरण का अभाव हो जाने की वजह से इनकी जो खेती करते हैं, मेहनत तो ये बहुत करते हैं, खेती में पूरा मन लगाते हैं, लेकिन जो ऐसा इनका उत्पादन होना चाहिए इसके अभाव में वैसा नहीं होता, वैसा रिजल्ट नहीं आता है। फिर है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इंसान को शिक्षा नहीं होगा तो उसे ये नहीं पता है कि हमें कौन सी चीज कैसे, किसी भी चीज का कैसे उपयोग करना है। अगर हमें वो चीज नहीं मिलती है, शिक्षा की कमी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से हमें साधनों का सही से उपयोग करना नहीं आता। तो ये भी एक कमी है। और चूंकि आय कम होने की वजह से वो अशिक्षित रह जाते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, तो सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिलने की वजह से भी ये भी एक समस्या सामने आती है। मार्केटिंग प्रॉब्लम भी होते हैं कि जो वो फसल बेचते हैं वो कहाँ बेचें, तो ये भी एक समस्या है जो कि किसानों के सामने आती है। अब जैसे वो अपना किसान अगर अपनी फसल 10-20 रुपए में कहीं बेचते हैं तो वो चाहे तो इसको और बढ़िया भी कर सकते हैं। जैसे अगर उसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग कर लें, ग्रेडिंग कर लें, तो उसको रेट बढ़ा के भी अपने बाजार में बेचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी यही समस्या किसानों के सामने आ जाती है कि आखिर वो अपने सामान को किस तरह से बड़े रेट में बेच सके। तो इसका और भी है कि अच्छे बीज का अभाव होता है। तो ये भी एक कारण है कि गरीब होने की वजह से पैसे इनके पास नहीं होते इतना कि ये महंगे बीज खरीद पाए, अच्छे किस्म के खाद वगैरह हो, बीज हो, खाद हो, चाहे ये कीटनाशक का यूज कर पाए अच्छे से। तो ये भी एक समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों का यूज, अच्छी क्वालिटी के चीजों का यूज नहीं करेंगे खेतों में, तो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट भी हमें गेन नहीं हो सकता। तो ये चीजें भी इनके सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। जब हमारी फसल ही अच्छी नहीं होगी तो हमें उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा। तो यह भी एक समस्या सबके सामने आती है। छोटे और खंडित भूमि, जो अभी हमने बताया था कि औद्योगिकरण के कारण और अंधाधुंध जो औद्योगिकरण हो रहे हैं, नगरीकरण हो रहे हैं और विभिन्न कल कारखाने खोले जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या होता है कि ज्यादातर इनकी भूमि को ले ली जाती है, क्योंकि उसी मार्ग में इनकी भूमि पड़ती है, उसी रास्ते में जहां हमें सड़कें बनानी है, तो उनकी खेती उन्हीं भूमि में पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, किसान से ऐसी भूमि ले ली जाती है वे, वो तो जिससे समस्या क्या आती है किसानों को कि इनकी जो खेती हर भूमि है वो बहुत छोटी हो जाती है या खंड खंड में बढ़ जाती है। फिर है सिंचाई की समस्या। सिंचाई की समस्या में जैसा कि हमारे साथी विशेषज्ञ ने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिंचाई की समस्या किसानों के सामने आती है। तो सिंचाई एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आखिर, क्योंकि